प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रीवियस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन यानी मोशन इन 2 डायमेंशन का एक पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे। हमने बताया था कि मोशन इन 2 डायमेंशन में 2 चैप्टर आते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। तो मोशन इन 2 डायमेंशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों होता है, और प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, और प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से टर्म स्पेशली प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यूज किए जाते हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। उसके बाद लास्ट में हमने आपको हेडिंग डाली थी सम यूजफुल पॉइंट्स। उस यूजफुल पॉइंट्स में कुछ खास और कुछ सामान्य बातें पढ़ी जाएंगी, और ये सम यूजफुल पॉइंट्स जो आपको बताया जाएगा, इसको आप यदि कायदे से तैयार कर लिए तो आपके लिए डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब बहुत आसान हो जाएगा। इंजॉय करके पढ़िए, और मैं कोशिश करूँगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरह से कहा जाए तो मैकेनिक्स का पहला चैप्टर आप स्टार्ट किए हो, इसको इतने सरल लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा, इतने आसान तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपके लिए फिजिक्स मुश्किल तो नहीं रह जाएगा। तो बहुत आसान विधि से, आसान ट्रिक से पढ़ाऊँगा, बस आप रिवीजन करते रहिए, चीज़ों को तैयार रखिए, और जो छोटी बड़ी बातें बताई जाती हैं उनको हमेशा दिमाग में रखिए, इग्नोर मत कीजिए। वही दिक्कत होती है बच्चों को जब न्यूमेरिकल लगाने जाते हैं, तो जो छोटी बातें पॉइंट वाइज लिखाई जाती हैं, मैंने देखा है कि वो उनको दिमाग पे नहीं चढ़ता है, और जब वो जनरल बातें, छोटी बातें दिमाग पे नहीं चढ़ती हैं तो आपके लिए न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं होता, हर सवाल में फंस जाते हो। इसलिए ध्यान लगाकर इसको पढ़िए, मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो हेडिंग जो डाले थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं, सम यूजफुल पॉइंट्स। सम यूजफुल पॉइंट्स। इसमें सबसे पहली बात कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम अपने इंटरमीडिएट के सिलेबस में पढ़ने जा रहे हैं, इंटरमीडिएट के सिलेबस में जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ेंगे उसमें कहा जाए या ना कहा जाए, आप पहले ही समझिए कि एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया गया है, नेग्लिजिबल माना गया है। यानी यदि आप किसी पार्टिकल को ऐसे थ्रो करते हो और जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हम हवा का अवरोध या एयर का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे। तो कोई भी यदि इंटर में न्यूमेरिकल आता है तो उसमें कुछ भी ना कहा गया हो तब भी आप समझ लीजिए कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल माना गया है। हवा के का जो अवरोध बॉडी के मोशन में, पार्टिकल के मोशन में होता है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करके ही सारे डेरिवेशन किए जाएंगे। तो यानी पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एयर रेजिस्टेंस इज टेकन एज नेग्लिजिबल। तो पहली बात याद रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम लोग ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि जितने प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं उसमें एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। हम जो इंटर में पढ़ रहे हैं, आपके क्लास में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें जितने न्यूमेरिकल या डेरिवेशन हम लोग करेंगे उसमें हम लोग एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि एयर रेजिस्टेंस होता नहीं है, लेकिन कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी बात, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते समय, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सीलरेशन, पहली चीज यहां जान लीजिए कि हमने आपको बताया था पहले वीडियो में कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जाम्पल ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन ग्रेविटी के अंडर होने वाला मोशन है। तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन ग्रेविटी के अंदर होने वाला मोशन है, इसलिए पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान यदि हमको कहीं एक्सीलरेशन की ज़रूरत पड़ी
तो एसिलेशन का मतलब यहाँ पर एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ली जाएगी, जी लिया जाएगा। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में कहीं भी यदि एसिलेशन की चर्चा आती है तो उसे आप जी समझिए, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन ग्रेविटी के अंडर होने वाला मोशन है। इसलिए एसिलेशन वर्ड यदि बोला जाए तो एसिलेशन का मतलब एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एसिलेशन इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, यानी जो हम अपने इंटरमीडिएट में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो पहली बात बताई है या जो दूसरी बात बताई है, ऐसा नहीं है कि ये हर जगह यूज होगा। हम इंटर के सिलेबस में जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे, जो डेरिवेशन करेंगे, स्पेशली मैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के कैलकुलेशन के दौरान हमें एसिलेशन को कांस्टेंट मानना है, या कांस्टेंट एसिलेशन के लिए ही हम सारे फार्मूलाज डिराइव करेंगे। ठीक है ना। जो भी फार्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कांस्टेंट एसिलेशन को कांस्टेंट एसिलेशन के लिए ही वो फार्मूला यूज हो सकते हैं। यानी सारा डेरिवेशन एसिलेशन को कांस्टेंट मानते हुए या कांस्टेंट एसिलेशन के लिए है। तीसरी बात, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करेंगे तो पूरे मोशन के दौरान कौन सी वेलोसिटी चेंज होती है, कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, कितनी चेंज होती है, कब चेंज होती है, ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। तो तीसरे पॉइंट में हम उसी बात का उल्लेख करेंगे और ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको सबसे विशेष तौर पे जानना चाहिए। यदि ये नहीं जानेंगे तो आपके लिए इस चैप्टर का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी आपसे नहीं आएंगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का भी जवाब आप नहीं दे सकते हो। तो ध्यान से समझिए पॉइंट नंबर 3। मान लीजिए यह हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको एक्स एक्सिस मान ले रहे हैं और इसको हम वाई एक्सिस मान ले रहे हैं। एक प्रोजेक्ट को आपने पॉइंट ओ से थ्रो किया या प्रोजेक्ट किया और आप जानते हो कि जब फेंकोगे तो ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे आ जाएगा। तो जहां से आपने थ्रो किया उसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं और जहां पे स्ट्राइक कर गया ग्राउंड पे उसे पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग है। तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग है। यहां से प्रोजेक्ट को थ्रो किया गया है और प्रोजेक्ट ऐसे होते होते ए पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक कर गया, यात्रा खत्म हो गई। अब ओ पॉइंट पर आपने जिस वेलोसिटी से थ्रो किया है, मान लीजिए वो वेलोसिटी u है और आपने हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर प्रोजेक्ट को थ्रो किया है। तो वेक्टर अलजेब्रा में मैंने बताया था कि यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना होकर किसी पर्टिकुलर एंगल पर हो, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, इसलिए उसे तुरंत दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर देते हैं। हमने ये भी बताया था कोई भी वेक्टर यदि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना होकर किसी पर्टिकुलर एंगल पर हो तो उसका इफेक्ट दो अलग अलग डायरेक्शन में होता है और जिन दो डायरेक्शन में उसका अलग अलग इफेक्ट होता है उसी दो डायरेक्शन को जानने के लिए हम रिजोल्यूशन करते हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यदि किसी पर्टिकुलर एंगल पर है तो तुरंत उसे आप रिजोल्यूट कीजिए, उसके दोनों कंपोनेंट को शो कीजिए। तो यदि हम वेलोसिटी वेक्टर u को रिजोल्यूट करते हैं तो एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा। यह कंपोनेंट चूंकि x एक्सिस के लॉन्ग है इसलिए इसे ux कहेंगे
और ये कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए इसे यू वाई कहेंगे। ठीक, तो प्रोजेक्ट को हमने वो पॉइंट से थ्रो किया यू वेलोसिटी से, और यू वेलोसिटी को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। एक कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस जिसको हम यू एक्स कहेंगे, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग जिसको यू वाई कहेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, जो जिस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है यू एक्स और यू वाई। अब मान लीजिए बॉडी को, पार्टिकल को यहां से थ्रो किए, पार्टिकल थोड़ा ऊपर गई। अब यहां पर जब पार्टिकल पहुंची, जैसे ओ पॉइंट से हमने ऐसे थ्रो किया, तो जब पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर पहुंची, यहां पहुंची, तो अब यहां पूछा जाए पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है। तो एक बात यहां जनरल नॉलेज के लिए आप जान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ पर मोशन कर रहा है, यदि किसी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन जानना है तो वहाँ टेंजेंट खींच दीजिए। यह पूरी लाइफ आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल जिगजैग पाथ पे मोशन कर रहा है, अब यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन जानना है तो यहीं टेंजेंट खींच दो, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन जानना है यहाँ टेंजेंट खींच दो, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन जानना है यहाँ टेंजेंट खींच दो। तो कोई भी पार्टिकल हो, किसी भी पाथ पे मोशन कर रही हो, मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही हो, यहाँ पे वेलोसिटी जानना है तो यहीं आप खींच दीजिए टेंजेंट, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन जानना है यहीं खींच दीजिए टेंजेंट, यहाँ जानना है यहाँ खींच दीजिए। तो कोई भी पार्टिकल किसी भी पाथ पर यदि मोशन कर रहा है और आपको किसी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी जाननी है किस तरफ है, तो आप उस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दीजिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन मालूम हो जाएगा। ठीक, तो जब पार्टिकल ओ से थ्रो की गई और पार्टिकल यहाँ पहुंची, तो यहाँ पर पूछा जाए कि वेलोसिटी किधर होगी, तो यहाँ पर टेंजेंट खींच दीजिए, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ। अब यहाँ पर भी जो वेलोसिटी है आप देख रहे हो वो भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, और मैंने अभी बताया है कि वेलोसिटी ही नहीं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यदि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना होकर किसी पर्टिकुलर एंगल पर हो तो तुरंत रिजॉल्व कीजिए। तो जब पार्टिकल ओ से यहाँ पहुंची तो यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, इसलिए यहाँ भी रिजॉल्व कीजिए इसको। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इसको थोड़ा हम इधर लिख दें, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा यू आई। ठीक, फिर पार्टिकल थोड़ी और आगे बढ़ी, जैसे आप फेंकोगे तो धीरे धीरे पार्टिकल तो ऊपर चढ़ने लगेगी। अब पार्टिकल यहाँ पहुंची तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, फिर इस यह वेलोसिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो रिजॉल्व कीजिए, तो ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इस तरफ वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा यू आई। फिर पार्टिकल थोड़ा यहाँ बढ़ी आगे, तो यहाँ पर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, तो फिर वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो ये इसका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स हो जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई हो जाएगा। और जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई तो यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछा जाए तो टेंजेंट खींचिए, ये हो जाएगा। अब यहां पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पर वो देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल है, और मैंने बताया है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यदि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना हो तभी रिजॉल्व करना है आपको। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंची तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, इसलिए कोई रिजॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होगा। तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही होगा। और जब एक बात याद रखिएगा, वेक्टर में हम बताए भी थे आपको कि कोई भी वेक्टर यदि हॉरिजॉन्टल है, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, अब वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। उसी तरह से यदि कोई वेक्टर वर्टिकल है, मान लीजिए वेक्टर ए, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। यानी कोई वेक्टर यदि हॉरिजॉन्टल है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, यदि कोई वेक्टर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा। तो उस चीज को यहाँ पर भी ध्यान दिया जाए कि यहाँ पर जब हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल पहुंची तो पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू ही हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। विशेष बात, हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। अब पार्टिकल जब थोड़ा और आगे बढ़ी,
अब यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछा जाए तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। फिर ये वेलोसिटी ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो इसको रिजॉल्व कीजिए। तो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और एक इधर हो जाएगा वर्टिकल। फिर पार्टिकल थोड़ा आगे आई, अब यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछा जाए तो ये होगा, ये भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसको भी रिजॉल्व कीजिए। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा यू वाई। फिर थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ पहुँची, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है, टेंजेंट खींचिए। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। फिर पार्टिकल अंत में पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग पर पहुँची, तो यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है और वर्टिकल कंपोनेंट ये है। ठीक, अब इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये जो हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी के दिखाए हैं, इनसे आपको क्या सीख मिलती है, इसमें आपको क्या विशेष तौर पे जानना चाहिए। ये थर्ड पॉइंट है। तो इसमें फिगर हमने दिखाया और फिगर में कुछ नहीं बताया है कि एक पार्टिकल को ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया, पार्टिकल ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है हाईएस्ट पॉइंट तक आती है, फिर हाईएस्ट पॉइंट से धीरे धीरे नीचे जाती है और पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग पर जाकर रुक जाती है। इस पूरे यात्रा के दौरान, पूरे मोशन के दौरान पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, पार्टिकल की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट कैसे चेंज हो रहा है, बस इतनी सी बात आपको इस फिगर में बताई गई है। इतनी ही बात आपको जाननी है। तो सबसे पहली बात इस फिगर में आप ये याद रखिएगा कि यदि कोई प्रोजेक्ट किसी पॉइंट से थ्रो किया जाता है, तो ज्यों-ज्यों प्रोजेक्ट आगे की तरफ बढ़ता है, प्रोजेक्ट के वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो लगातार घटता जाता है। आप देखिए, शुरू में वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का बड़ा दिखाया गया है, फिर छोटा दिखाया गया, फिर और छोटा, फिर और छोटा और अंत में जीरो। इसका मतलब पहली बात कि कोई भी प्रोजेक्ट जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आगे बढ़ता है, उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लगातार घटता जाता है और घटते घटते हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। ये पहली बात। ठीक, तो यहां पर अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन the vertical component of velocity be continuously decreasing and become zero एट हाईएस्ट पॉइंट। पहली बात कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप थ्रो करते हो, तो ज्यों-ज्यों प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, प्रोजेक्ट के वेलोसिटी का वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लगातार घटता जाता है और हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो जाता है। हाईएस्ट पॉइंट से जब आगे पार्टिकल बढ़ती है, तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। अब देखिए, पहले वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर थे, अब ये वर्टिकल कंपोनेंट नीचे हैं, यानी पार्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट से आगे चलती है तो पार्टिकल के वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगातार बढ़ता जाता है और अंत में पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग पर वर्टिकल कंपोनेंट उतना ही हो जाता है जितना शुरू में था। ये दूसरा पॉइंट आपको मेंशन करना है, इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरिंग जब प्रोजेक्ट हाईएस्ट पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ता है, तो वेलोसिटी, प्रोजेक्ट की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यूअस बढ़ने लगता है और अंत में पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट उतना ही हो जाता है जितना शुरू में था। मैग्नीट्यूड उतना हो जाता है, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है। ठीक है, ये दूसरा, ये कॉपी में मेंशन करना है आपको
तीसरी चीज, आपने प्रोजेक्ट को ओ से थ्रो किया। अब पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ध्यान से देखिए, तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आया, यानी शुरू में जिधर है हर पॉइंट पर उधर ही है, और पूरे यात्रा के दौरान वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज भी नहीं हुआ है। यानी थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ velocity of project remains constant। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा कि जब भी कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो पूरे यात्रा के दौरान पार्टिकल की वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कहीं कोई चेंज नहीं होता है। यानी जितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुरू में है उतना ही यहाँ भी है, 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 कहीं नहीं। तो मान लीजिए यदि पार्टिकल को हम थीटा एंगल पर थ्रो किए हैं, सपोज कर लीजिए, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस थीटा। यहाँ भी आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि यदि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो पूरे मोशन के दौरान पार्टिकल की वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कहीं चेंज नहीं होता है। तो जितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुरू में था हर पॉइंट पर उतना ही होता है। तो ये इस फिगर से रिलेटेड तीन बात आपको हमेशा याद रखनी है। फिर एक बार समझ लीजिए कि यदि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पार्टिकल ज्यों आगे बढ़ेगी, पार्टिकल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कंटिन्यूअस घटता जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट से आगे बढ़ेगी तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा और अंत में उतना ही हो जाएगा मैग्नीट्यूड जितना शुरू में था। तीसरी बात, कोई पार्टिकल यदि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो पूरे मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में या वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कहीं कोई चेंज नहीं होता है। इसमें एक चौथी बात भी छोटा सा मेंशन कर लें आप, ये ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बताइए, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। यदि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाती तो पार्टिकल यहीं रुक जाता, और रुक जाता तो यहीं गिर जाता, तो आगे मोशन ही नहीं करता। इसलिए बात विशेष तौर पे याद रखना कि यदि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो नहीं होती। हाँ, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जीरो होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। और यदि हाईएस्ट पॉइंट पर पूछा जाए वेलोसिटी कितनी होती है तो बता दीजिए यू कॉस थीटा। तो इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पर कभी भी वेलोसिटी लेनी होगी तो कितनी लेंगे आप, यू कॉस थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। हाँ, वेलोसिटी का एक वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लेना हो तो जीरो लेंगे, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी लेनी हो तो यू कॉस थीटा लेंगे। ठीक है, तो ये चार बात जो इस फिगर से रिलेटेड है, पॉइंट नंबर 3 में मेंशन किया गया है, इसको याद कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4,
यदि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है और प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान यदि हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालने को कहा जाए, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, बस एक बात बता रहा हूँ, एक चीज़, तो हॉरिजेंटल यदि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है और हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल फार्मूले से लगाइए, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं होगा। कारण क्या है कि यदि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है और हमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालना है तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हॉरिजेंटल वेलोसिटी है और हॉरिजेंटल वेलोसिटी पूरे यात्रा के दौरान चेंज होती नहीं है। इसका मतलब कि जब हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एसिलेशन भी जीरो होता है और जब एसिलेशन जीरो होगा तो पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म होगा और जब कोई पार्टिकल मोशन कर रही हो और पार्टिकल का एसिलेशन जीरो हो तो वहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगते, सिंपल फार्मूले लगते हैं। तो ये चौथी बात याद रखिएगा कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी determined by following फार्मूला। याद रखिएगा इस चीज को कि कोई भी पार्टिकल यदि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है और हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालना हो तो सिंपल फार्मूले से निकालिएगा। यदि ये सब बातें याद नहीं हैं तो आप ना डेरिवेशन कर पाएंगे ना न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस को यदि x मान लें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी हो गई ux और टाइम हो गई t। अब हॉरिजेंटल डिस्टेंस जरा फिगर से समझिए। जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट को हम O पॉइंट से थ्रो किए और प्रोजेक्ट A पॉइंट पर जाके स्ट्राइक कर गया और सपोज कर लीजिए कि हम U वेलोसिटी से थ्रो किए हैं प्रोजेक्ट को, तो थोड़ी देर बाद मान लीजिए प्रोजेक्ट यहां पहुंच गया। अब आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट ने कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या कीजिए कि प्रोजेक्ट जहां है t टाइम बाद उसको सीधे x एक्सिस से मिला दीजिए। तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है प्रोजेक्ट ने इतना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया x1। यदि मान लीजिए प्रोजेक्ट थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गया B पॉइंट पर, अब पूछा जाए कि प्रोजेक्ट ने कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया, तो आप यहां मिला दें x एक्सिस को और ओरिजिन से ये डिस्टेंस, यानी O से B तक की जर्नी में प्रोजेक्ट ने कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया, x2। यदि प्रोजेक्ट यहां पहुंच गया C पॉइंट पर तो पूछा जाए कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया, तो मिला दीजिए और ओरिजिन से ये डिस्टेंस, इतना पार्टिकल ने हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया। यदि पार्टिकल यहां पहुंच गई तो कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया, ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगी जिसको हम रेंज भी कहते हैं। ठीक, तो कोई पार्टिकल यदि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है और किसी भी पॉइंट पर पहुंची है तो पार्टिकल ने कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया, कितना वर्टिकल डिस्टेंस यानी हाइट कवर किया पूछा जाए तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस तो आप बता देंगे। अब मान लीजिए पार्टिकल O से A तक गई तो पार्टिकल ने हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया x1 और पार्टिकल ने वर्टिकल डिस्टेंस मान लीजिए कवर किया y1 या h1 कह लीजिए, और वर्टिकल डिस्टेंस माने हाइट। जब पार्टिकल O से यात्रा करके B तक पहुंची तो पार्टिकल ने हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया x2 और वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया h2। अब पार्टिकल यदि C पर पहुंची तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया x3 और वर्टिकल डिस्टेंस या हाइट h3। जब पार्टिकल A फिर आप पहुंच गई D पॉइंट पर तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना कवर किया, x4, और वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ भी वर्टिकल डिस्टेंस O पर 0।
यानी वर्टिकल डिस्टेंस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग दोनों पर 0 होता है, और पार्टिकल इनके बीच जब आगे की तरफ बढ़ती है तो वर्टिकल डिस्टेंस यानी हाइट भी चेंज होती जा रही है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चेंज होता जा रहा है। और फिर एक बात इस चीज़ को याद रखना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो, यदि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा गया है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसी इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं लगेगा, सिंपल फार्मूले से लगेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कहीं भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या x1 x2 x3 कुछ भी निकालना हो, आप सीधा यही फार्मूला लगाएंगे। ये एक बात याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए, ठीक है। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 5, यदि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है और आपको वेलोसिटी निकालना है या हाइट निकालना है या टाइम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इस पॉइंट में समझिए। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हाइट, velocity and time is या can be determined by following equations of motion। तो अभी मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि यदि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। वह एक बात अलग याद रखिएगा, यदि आपको हाइट निकालना हो, वेलोसिटी निकालनी हो और टाइम निकालना हो, तब ये इक्वेशन आप मोशन से निकाले जाएंगे। और किन इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाले जाएंगे उनको हम यहां बता रहे हैं। तो कुल 4 क्वांटिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हाइट, वेलोसिटी और टाइम, यही 4 आपको कैलकुलेट ही करना है प्रोजेक्टाइल मोशन में। बेसिक मेनली कुछ और चीजें हैं लेकिन वो मतलब नहीं है, मेनली ये 4 चीजें कैलकुलेट करने को आएंगी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो तो सिंपल फार्मूला बता दिया, हाइट, वेलोसिटी और टाइम निकालना हो कभी भी पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बता रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस AT पढ़े हो, ठीक। यहां पर चूंकि प्रोजेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां और एसिलेशन A की जगह g, और ये वर्टिकल कंपोनेंट लिए जाएंगे। Vy इज इक्वल टू यू आई माइनस जी टी, ये लगाइएगा, यानी वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट लेने। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, H इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो यहां पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यू आई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, यहां भी वर्टिकल कंपोनेंट ले। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पेशली यदि हाइट निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो इनमें से किसी भी इक्वेशन का यूज कर सकते हो, जो आपकी मर्जी। आपका क्वेश्चन के हिसाब से होता है कि हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो काम चल जाएगा। तो आप इन्हीं तीनों के हेल्प से लगा लेंगे, इसमें से जो जहां सेट बैठे, जो जहां फिट बैठे उसी हिसाब से लगा लीजिएगा। अब यहां पर जरा अपनी शब्दावली चेंज कर लीजिए ताकि और आसान हो जाए। यू आई को आप क्या कहेंगे, यू आई को वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट। इनिशियल वेलोसिटी कहने से काम नहीं चलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट।
उसी तरह से वी वाई को आप कह सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट। तो इतना आप याद रखिएगा, तब आपके लिए डेरिवेशन इजी हो जाएगा। और डेरिवेशन में बताने जा रहा हूं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का तरीका बता दिया, हाइट, वेलोसिटी और टाइम, इन्हीं 3 इक्वेशन आप मोशन से लगेंगे। इसमें से सिचुएशन के हिसाब से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। इसमें यू आई क्या है और वी वाई क्या है, ऐसा मत बोल देना ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ऐसे बोलिएगा जो हमने लिखा है, और केवल बोलिए नहीं, इसको दिमाग में परमानेंट याद रखिए। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जनरल पॉइंट्स खत्म हो गए। अब जनरल पॉइंट आपको मैंने बता दिया। अब चैप्टर के फार्मूला का डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं, और एक एक फार्मूला कैसे डिराइव होगा सबसे आसान तरीके से उसको समझिए, और फिर उस फार्मूले के अंदर की क्या बात है, कुछ तोड़ मोड़ टेक्निकल क्या बातें हैं, इनको हम उसके बाद नोट में पॉइंट वाइज आपको लिखा देंगे। ये जनरल पॉइंट्स खत्म हो गए। अब एक एक फार्मूला का डेरिवेशन स्टार्ट कीजिए। तो हेडिंग डाल लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमको, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे निकालेंगे देखिए। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर O पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक। लेट अस सपोज दैट, अच्छा एक चीज मैंने देखा है, आप सभी लोगों की मैं कॉपी चेक कर रहा हूं। उस कॉपी में सबसे बड़ी शिकायत मेरी ये है कि 40% बच्चों के वर्क कंप्लीट नहीं है। उनको हर हाल में आपको कंप्लीट करना है, आप बचेंगे नहीं। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी संख्या 2-4 है, जो पता नहीं कहाँ से लाके छाप दिए हैं, मैंने पढ़ाया भी नहीं है उसको, ना मेरे पढ़ाए हुए लैंग्वेज हैं, और एक आध चैप्टर तो बिना पढ़ाया भी लिख दिया। उसको पता नहीं है कि उसने ये चैप्टर पढ़ा भी है कि नहीं, उसको पता ही नहीं है, उसने कॉपी पे लिख दिया है। इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहे हैं। वो लोग समझ जाए, उनका नाम नोट करके आगे रखा गया है। और तीसरी बात, मैक्सिमम बच्चों में मैंने देखा है, हम ये कहते हैं कि जब आप कोई डेरिवेशन कीजिए तो ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशंस दे दीजिए, जो जो टर्म क्वांटिटीज यूज हो रहे हैं उनके विषय में 4 लाइन लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हो तो आपको लिख देना चाहिए, लेट अस सपोज दैट यहाँ पर ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये सब लिख दिया कीजिए। तो मान लीजिए एक पार्टिकल को आपने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया O पॉइंट से। अब इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कीजिए, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ux, जिसे हम u cos थीटा लिख सकते हैं, रिजॉल्यूशन में पढ़े हो आप। दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा uy, जिसे आप u sin थीटा लिखोगे। अब मान लीजिए प्रोजेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुंचा, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में टाइम लगा t। तो हमने बताया था कि यदि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो ऐसे केस में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में जितना टाइम लगता है, हाईएस्ट से पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग पर भी आने में उतना ही टाइम लगता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही टाइम लगेगा। तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करें कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक पार्टिकल को जाने में कितना टाइम लगा निकाल लें। तो जितना टाइम ये है उतना ही ये भी है, यानी इसी टाइम का डबल कर दें तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। एक बात ये भी जानते हो कि हाईएस्ट पॉइंट पर
वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। ठीक, तो हम टाइम कहाँ से कहाँ का ले रहे हैं, O से H तक, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम निकाल दें तो उसी का डबल कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। यानी हमको मोशन कंसीडर करना है O से H, यहाँ लिखेंगे टेकिंग मोशन फ्रॉम O टू H। अब मोशन हम ले लिए O से H तक का, यानी यही हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और यही हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। जहां से जहां तक का मोशन लेते हो तो O से H तक का मोशन ले रहे हैं तो O इनिशियल पॉइंट हो गया, H फाइनल पॉइंट हो गया। अब हमें O से H का टाइम निकालना है, तो मैंने अभी बताया है कि टाइम, हाइट और वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलते हैं, और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बताए हैं। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब इसी तीनों में से कोई एक यूज कर लीजिए तो टाइम निकल जाएगा। हमें निकालना है टाइम, तो टाइम इसमें तो है नहीं, इसलिए ये इक्वेशन हम यूज करेंगे नहीं, बचा 2। अब चूंकि यहां पर हाइट की कोई चर्चा नहीं की गई है, हाइट की कोई जरूरत भी नहीं है, इसलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लगाएंगे। इसका मतलब कि O से H के बीच जाने में कितना टाइम लगा, इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। वी वाई क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट हाई फाइनल पॉइंट। तो चूंकि फाइनल पॉइंट हमारा एच है, तो फाइनल पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0। अब आता है यू आई, यू आई इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट। तो हमारा इनिशियल पॉइंट ओ है, तो इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है यू साइन थीटा, इसलिए यहाँ यू साइन थीटा लिख देंगे माइनस जी टी। अब इसको इधर कर दीजिए या जी टी को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो यहाँ से t इज इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी, यानी यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकल गया। अब जब जितना टाइम यहाँ से यहाँ लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ लगेगा, इसलिए पूरी यात्रा का टाइम निकालना हो यानी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो इसी टाइम का डबल कर दीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू हो जाएगा इसी टाइम का डबल, तो t की ये वैल्यू रख दीजिए। यदि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो इस फार्मूले से निकल जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का पहला फार्मूला इस चैप्टर का याद रखिएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो इससे टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब दूसरा लिखिए डिटर्मिनेशन, दूसरी हेडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक, मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट की हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस। मैक्सिमम हाइट को यहां हम p मान लेंगे। अब ठीक, अब मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो मैंने आपको अभी बताया है कि चाहे वेलोसिटी निकालनी हो या टाइम निकालना हो या हाइट निकालनी हो, तो आप इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ भी वही थियरी है। मान लिया एक प्रोजेक्ट को पॉइंट से थ्रो किया यू वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, मैक्सिमम हाइट h है। अब हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो ये हम यूज कर नहीं सकते क्योंकि इसमें हाइट नहीं है। इसको भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टाइम है और हमें टाइम की कोई चर्चा की नहीं गई है, टाइम से कोई मतलब है नहीं। इसलिए मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कीजिए। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। वी वाई क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट। चूंकि पार्टिकल O से P तक की यात्रा में
मैक्सिमम हाइट कवर कर लिया है, इसलिए मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें भी ओ से पी तक की ही यात्रा चाहिए, ओ से पी तक का ही मोशन लेना है। तो जब ओ से पी तक का मोशन लेंगे तो यही फाइनल पॉइंट हो जाएगा, ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट, यानी पॉइंट पी पर वर्टिकल कंपोनेंट, तो पी पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। यू आई मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट, हमारा इनिशियल पॉइंट ओ है तो ओ पर वर्टिकल कंपोनेंट है यू साइन थीटा, तो स्क्वायर है इसलिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g, और हाइट यहाँ कैपिटल एच ली गई है। अब ये हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर h विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस तरह यदि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है और आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है तो इस फार्मूले को याद कर लीजिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला डिराइव हो गया, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला डिराइव हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब तीसरा डेरिवेशन देखिए, मान लीजिए आपको रेंज निकालना है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे देखिए, तो पहले फिगर बनाइए। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट को ओ पॉइंट से यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर थ्रो किया गया और प्रोजेक्ट ऐसे मोशन करता हुआ ए पॉइंट पर स्ट्राइक कर गया। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसी को रेंज कहते हैं, बताया हूँ। यानी रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूरी यात्रा में, और पूरी यात्रा में मान लीजिए टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरी ओ से ए तक पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है उसी को रेंज कहते हैं, और पूरी यात्रा में जितना टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कीजिए तो ये कंपोनेंट यू एक्स यानी यू कॉस थीटा और ये यू आई यानी यू साइन थीटा। अब चूंकि रेंज निकालना है तो अभी मैंने बताया रेंज मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हमने अभी बताया है पीछे कि जब भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करते। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो तो सीधा सा फार्मूला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन चूंकि हम पूरी यात्रा का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसलिए टाइम भी पूरी यात्रा का लेंगे, और पूरी यात्रा के टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से लिखते हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बताया हूँ 2u साइन थीटा अपॉन जी, और रेंज को लिखते हैं आर से। अब यहाँ पर इस फार्मूले कैसे लिख लीजिए, आर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा अपॉन जी, या आप u स्क्वायर को अलग कर दीजिए 2 साइन थीटा कास थीटा अपॉन जी, और टेग्नोमेट्री में पढ़े हो 2 साइन थीटा कास थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इस तरह ये रेंज का फार्मूला हो गया। तो आज मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बताया, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बताया और रेंज का फार्मूला बताया। इसके बाद बाकी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।